नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजशेखर अभी छात्र युवा फ्रंट से। और हमारे बीच में जो है कि किसान फ्रंट के नेता कामरेड जनार्दन सिंह जी उपस्थित हुए हैं, जो कि फेफना विधानसभा के विधायक पद के प्रत्याशी हैं। तो कामरेड, मैं जो है कि इसकी शुरुआत इस पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है। जब इलेक्शन आता है तो यहाँ नोट से वोट खरीदा जाता है और अगड़ी जाति पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति, जाति धर्म के नाम पर यहाँ वोट किया जाता है। तो कामरेड, ये बताइए कि हमारे प्रदेश में जो है कि जाति धर्म की राजनीति सक्रिय है, वोट से जो है कि नोट से जो है कि वोट खरीदा जाता है। तो आपके पास कौन से ऐसे एजेंडे हैं कि इनका आप जो है कि सामना करेंगे? जो सवाल आपने किया है कि यह जो है लोकतांत्रिक देश कहलाता है। पहली बात तो ये है कि लोकतांत्रिक तो है ये, लेकिन इसको ये नहीं कहा जाता कि आम जनता का लोकतंत्र है। ये पूंजीपतियों का लोकतंत्र है, जो पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें पूंजी पैसे की प्रधानता होती है। पूंजी पैसे से जो है लोगों का श्रम खरीदा जाता है, मेहनत खरीदी जाती है, इज्जत आबरू खरीदी जाती है और वोट भी खरीदा जाता है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे इसका और विभत्स रूप सामने आ रहा है। जहाँ तक जाति धर्म की बात है तो अभी देख लीजिए कि जो समस्याएं देश में बढ़ती आ रही हैं, चाहे खेती किसानी की समस्या ले लीजिए, खाद बीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आवारा पशु जो है किसानों की फसल चर जा रही है, उनका नुकसान हो रहा है, और डाई का दाम, यूरिया का दाम बढ़ना, फिर सिंचाई से लेकर हर चीज़ों का। और साथ में ये है कि अभी क्या नाम है, पता लगेगा कि डाई नहीं मिल रही है, आज यूरिया के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। फिर चाहे वो जो उपज पैदा हो गई, जैसे धान की उपज आज है तो वो मंडियों पे बिक नहीं रही है। कई तरह की परेशानियां खड़ी हैं, जबकि इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने किया। अब यहीं पर देख लो, अच्छा मजदूरों की क्या हालत है, पक्की नौकरी जगह संविदा ठेका की नौकरी, और उन्हें जो है काम से निकालने की। कोरोना काल में कितने लोग जो है काम छोड़ कर उनको निकाल दिया गया, बाहर आए, कोई जिम्मेवारी सरकार की नहीं रही। छात्र नौजवान की ये स्थिति है कि शिक्षा जो है, नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें एक तो शिक्षा महंगी हो गई, और दूसरे ये है कि उस शिक्षा में अब वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो पुरातनवादी रूढ़वादी, ताकि नौजवान का जो दिमाग है वो भाग्य भगवान पर और मानसिक रूप से गुलामी की तरफ चला जाए। वो वैज्ञानिक ढंग से क्यों क्या का सवाल न करे, किसी व्यवस्था पर जिम्मेवारी न डाले, वो अपने भाग्य पर कर्म डाल दे कि भाई पिछले जन्मों का पाप हम भोग रहे हैं, इसमें नौकरी नहीं मिलेगी या पढ़ाई नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह की दकियानुसी चीज़ें भी पढ़ाने की चीज़ की जा रही हैं, और पूंजीपतियों के फायदे के लिए आधुनिक तकनीक भी पढ़ाई जाएगी। तो ये एक सवाल है, और रोजगार घटते जा रहे हैं। खुदरा व्यापारी की भी हालत खराब है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, अब ऑनलाइन बिक्री खरीद बिक्री होने लगी, इनका भी धंधा चौपट होने लगा। तो जो इतने माने किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र नौजवान हैं, छोटा उद्योगपति है या कह लिए दस्तकार है, और खुदरा व्यापारी है, इस सारे लोगों का जीवन बदतर है। और हकीकत देखा जाए तो ये बहुमत जनता जो 80-90% है, इन्हीं की वोट से कोई नेता या कोई पार्टी जीतती है, फिर जाकर कुछ सरकार बनाती है। केवल 10-20% जो अमीर लोग हैं या उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति हैं जहाँ उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके वोट से तो कोई विजय नहीं हो सकता। तो ये क्यों जाति धर्म की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि पूंजीवादी विकास 47 के बाद जो शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो उस विकास का एक ही पैमाना है कि जैसे जैसे पूंजीवादी विकास मतलब पूंजीपतियों की पूंजी का बढ़ना, और पूंजी पैसा बढ़ता है दूसरे के मानसिक शारीरिक श्रम का शोषण करके, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके। तो जो काम करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है कि पूंजीवादी जब विकास होगा तो एक तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, और फिर जो है उसमें एक नई मशीन और तकनीक लगा करके लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। तो महंगाई और बेकारी ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की देन है, ठीक। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है सबको शिक्षा, सबको काम या सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं।
सबकी ज़रूरत के लिए सामान नहीं पैदा कर सकते, उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। ये झूठ और भ्रम है, भले वो कहते कुछ भी हो, क्योंकि वो लुटेरे हैं। उन्हीं की लूट से मजदूरों, किसानों, आम जनता की ये बदतर हालत होती है। महंगाई, बेकारी के शिकार होते हैं, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण के भी शिकार होते हैं। अब दूसरी बात, जैसे जैसे आगे महंगाई, बेकारी बढ़ती गई, तो पहले पार्टियां, नेता जो होते थे, वो जो विपक्ष में होते थे, कहते थे कि ये पार्टी जो सरकार में है, ये आपकी महंगाई, बेकारी दूर नहीं कर सकती है, हम सत्ता में आएंगे तो आपके दूर कर देंगे। तो पब्लिक उनको छोड़ करके इनको जिताने लग गई, और बार बार जो है जिताना, गिराना, ये करना, क्योंकि ये भी पूंजीवादी पार्टियां थी। ये मजदूरों, किसानों की पक्षधर तो थी नहीं, न मार्क्सवादी थी न लेनिनवादी थी। तो ये भी जीत के गई तो वही काम की, तो संविध सरकारें बनी। बार बार सरकार का बनना गिरना, ये कह लीजिए कि वो आर्थिक संकट जो आया महंगाई, बेकारी का, उसी का ये एक राजनीतिक संकट आ गया। सरकार, अस्थिर सरकार का मतलब कि सरकारों का स्थिर न रहना, इसको राजनीतिक संकट कहते हैं। अब ये कैसे शासन सत्ता पूंजीपति वर्ग की चले, जबकि वो उनकी पार्टियां और उनके नेता जो है निकम्मे साबित हो गए हैं। तो एक तरीका ये है कि जनतंत्र का, लोकतंत्र का, चुनाव प्रणाली का टिटिम्मा छोड़ दिया जाए, सीधे सीधे तानाशाही सरकार चलाई जाए। इमरजेंसी के रूप में भारत में ये एक प्रयोग किया गया, इमरजेंसी लागू की गई, लेकिन उसकी बड़ी बदनामी हुई दुनिया भर में, और वो चीज़ें ज़्यादा देर तक ठीक नहीं पाई। तो अब ये हुआ कि अब कैसे राजकाज चलाया जाए। जब जनता वोट देने नहीं आएगी, वोट से उदासीन हो जाएगी, तो वोट ही नहीं होगा, तो कैसे पूंजीवाद कहेगा कि ये आपकी चुनी हुई ये सरकार है और जनता की सरकार है और आप ही सरकार चला रहे हैं। तो इसी की मजबूरी में सैकड़ों साल पुराने जाति धर्म को राजनीति में लाया गया। अच्छा, ठीक है ना। आर्थिक संकट पहले, उसी से उत्पन्न राजनीतिक संकट, और उसके बाद से यही जाति धर्म जो है राजनीति में लाया गया। और जैसे जैसे संकट बढ़ते गए, ठीक, वैसे वैसे फिर वहाँ से आगे चल करके मंडल कमंडल की राजनीति आ गई। अयोध्या में मंदिर, मस्जिद गिराई गई, अरे बाबरी मस्जिद, और हंगाम पूरे सारी चीज़ें हुई। और उसी दौर में नई अर्थनीति और दंगल प्रस्ताव, जो विदेशियों को पूरी छूट हो गई भारत की लूटपाट की, जो पहले कम थी, या भारत के पूंजीपतियों को भी लूटपाट कम थी, तो उसके लिए वो चीज़ें आ गई। खैर, वो एक लंबी बात है और वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग जानते होंगे, सुधी पाठक लोग। लेकिन आज 20-80 का जो मामला खड़ा किया, क्यों किया गया? जब आप बता रहे हैं कि मैंने इतना विकास किया है, ये सड़क बनाया, ये जेवर एयरपोर्ट बनाया, फलाना बनाया, चिलाना बनाया, तो आप कह रहे हैं इतना विकास किया है, तो फिर आपको 80 बनाम 20% क्यों कहना पड़ रहा है? ये 80% हिंदू मेरे साथ हैं और 20% मुस्लिम हमारे विरोध में है। इसका मतलब ये जो धार्मिक मामला आपका हिंदू मुस्लिम का, उस आधार पर आप लोग वोट लेना चाहते हैं। और अगर सही में सबका विकास कर दिए थे, तो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमने लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो है भोजन दिया, मुफ्त राशन दिया, तो आपके विकास का यही पोल खुल जाती है कि 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आपने कोई विकास नहीं किया, न बेकारों बेरोजगारों का विकास किया, न आम जनता का विकास किया। इसलिए वो भीख के और दान के टुकड़े पर या 5 किलो राशन पर जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हैं। आप खुद अपनी चीज़ें तोड़ रहे हैं। और वो इस बात को जान गए, और कोरोना काल में जिस तरीके से लाशें नदियों में तैर रही थी, चारों तरफ वो था, इन सब चीज़ों को देख के वो जान गए कि भाई हम जो है हिंदू मुस्लिम करके वो कर सकते हैं। उसी तरीके से जब उन्होंने ये कहा, तो सपा ने, विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया कि भाई 85 बनाम 15 करेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जो वो हैं पूंजीवादी, वही पूंजीवादी है। नई आर्थिक दंगल प्रस्ताव के भाजपा जो पहले विरोध करती थी, सपा बसपा विरोध करती थी, जैसे जैसे प्रांत में, केंद्र में, सत्ताओं में पार्टियां आती गई, सबने दूनी गति से उन्हीं आर्थिक नीतियों को, जो मजदूर किसान नौजवान विरोधी था और पूंजीवाद साम्राज्यवाद का समर्थक था, वही काम करती रही। कोरोना काल में खूब हर पूंजीपति की, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन ही नहीं, भारत के पूंजीपतियों की आमदनियां करोड़ों से अरबों से खरबों में बढ़ गई। और उसी दौर में आपके हिंदुस्तान की आम जनता की स्थिति ये हो गई है, महंगाई बेकारी को लेके, काम छूट गया, उत्पादन का दाम ठीक ना मिला, तो अब वो स्थिति है कि वो का नाम है 5 किलो अनाज जिंदा होना। और ये 5 किलो कब तक चलेगा? इसलिए इस पर हम केवल एक बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि विपक्षी पार्टी भी आज जो कह रही है 85-15 का,
तो ये बताइए, वो हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं, ये बड़ी जात छोटी जात का नारा देते हैं। यहाँ सीधे बात है कि बड़ी जात छोटी जात हो या हिंदू मुस्लिम हो, यानी धर्म का मामला हो चाहे जाति का मामला हो, हर जाति धर्म के लोग, उनमें मुट्ठी भर लोग, ठीक है, वो पूंजीपति हैं, उच्च मध्यम वर्ग के लोग, अधिकारी नेता विद्वान हैं, और 80-90% लोग जो है हर धर्म में हर जाति के लोग जो है मजदूर किसान मध्यम वर्ग के लोग हैं। ठीक, वही जो ये 10% लोग हैं, वही उनकी लूट के चलते इनकी बदतर हालत है। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप धार्मिक आधार पर भी बात करते, आप पिछड़ा दलित का आधार पर 1585 की बात करें, तो यहाँ गड़बड़ क्या होती है? हिंदूवाद को इकट्ठा करने का मतलब उसका दुश्मन पूंजीपति नहीं वो बच जाएगा, हो जाएगी बस मुसलमान। उसी तरीके से बैकवर्ड माने सामाजिक न्याय का मतलब 85% का दुश्मन कौन? सवर्ण। ये खतरे हैं। हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि अगर ये पिछड़े लोग, पिछड़ेवाद को चलाने वाले लोग हैं 85% वाले या 90% वाले हिंदू वाले, अगर वो हिंदू किसानों की या 85% जो